गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एपोस्पोरी अपबीजाणुता। हमारे पिछले वीडियो में हमने टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र में दो पीढ़ियां पाई जाती है। प्रथम पीढ़ी होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी, जो कि द्विगुणित होती है, और द्वितीय पीढ़ी होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी, जो कि अगुणित होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी में जो बीजाणुद्भिद पादप होता है उसके ऊपर बीजाणुधानियाँ बनती है। बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण होता है। बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन से बने बीजाणु अगुणित होते हैं। इन अगुणित बीजाणुओं के अंकुरण से दूसरी पीढ़ी युग्मकोद्भिद पीढ़ी का जन्म होता है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी में पादप को साधारणतया प्रोथेलस कहा जाता है। इस युग्मकोद्भिद पादप पर नर और मादा जन्नांगों का निर्माण होता है। नर जन्नांग को पुंधानी कहा जाता है, मादा जन्नांग को स्त्रीधानी कहा जाता है। पुंधानी के अंदर नर युग्मक पुंमणु का निर्माण होता है और स्त्रीधानी के अंदर मादा युग्मक अंड का निर्माण होता है। इसके पश्चात नर और मादा युग्मक में निषेचन की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। चूँकि नर और मादा युग्मक दोनों अगुणित होते हैं, उनमें निषेचन के परिणाम स्वरूप बनने वाला युग्मनज द्विगुणित होता है, और यह द्विगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। इस युग्मनज में समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण बनता है और भ्रूण आगे विभाजन द्वारा बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण करता है। इस प्रकार से टेरिडोफाइट्स का जीवन चक्र चलता रहता है, जिसमें दो पीढ़ियों बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी का एकांतरण चलता रहता है। लेकिन कुछ आपात स्वरूप भी इनमें कई क्रियाएं होती है, जिसमें से पहला है एपोस्पोरिया अपबीजाणुता। इसमें देखिए क्या होता है, बीजाणुद्भिद पादप के कायिक भागों से बिना बीजाणुओं के ही युग्मकोद्भिद पादप अथवा प्रोथेलस का विकसित होना एपोस्पोरी कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए पीछे वाला, कि हमने देखा था कि बीजाणुद्भिद पादप पर बीजाणुधानियाँ बनती है। उन बीजाणुधानियों में बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण होता है। उन बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं, और वो बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित। लेकिन अपबीजाणुता में क्या होता है, बीजाणुद्भिद पादप के कायिक भागों से बिना बीजाणु के ही युग्मकोद्भिद पादप अथवा प्रोथेलस का विकसित होना एपोस्पोरी कहलाता है। यहाँ पे देखो क्या होता है कि बीजाणुद्भिद पादप पर अगुणित बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है। यहाँ बीजाणुद्भिद पादप की किसी कायिक कोशिका से ही युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। क्योंकि बीजाणुद्भिद पादप द्विगुणित होता है और इसकी कायिक कोशिका से युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण होता है। इस कारण यह युग्मकोद्भिद पादप बीजाणुद्भिद की भांति द्विगुणित ही होता है। तो इस प्रकार जो गेमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद बनता है वो कैसा होता है? सदैव द्विगुणित होता है। एपोस्पोरी की खोज सर्वप्रथम ड्रूएरी ने एथाइरियम फिलिक्स फेमिना वेराइटी क्लेरिस्टिमा में की थी। इस फर्ण में बीजाणुधानी के वृंत तथा बीजाणुधानी की भित्ति की कोशिकाओं से गेमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ये जो ऊपर जब अपने एथाइरियम फर्ण का उदाहरण देखा, इस पादप में बीजाणुधानियाँ बनती है, लेकिन बीजाणुधानी का जो वृंत और बीजाणुधानी की भित्ति की कोशिकाएं होती है, उन्हीं कोशिकाओं से युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। अर्थात इन बीजाणुधानियों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु नहीं बनते हैं। यहाँ पे बीजाणुधानी के वृंत से और बीजाणुधानी की भित्ति की कोशिकाओं से युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। बाबर नामक वैज्ञानिक ने ट्राइकोमेनास की दो जातियों में एपोस्पोरी की खोज की, जिनमें गेमेटोफाइट का विकास पर्णशीष या पर्ण की सोराई क्षेत्र की कोशिकाओं से होता है। तो ट्राइकोमेनास में क्या होता है, इस पादप में जो पर्ण होती है उसके शीर्ष भाग की कोशिकाएं या फिर पर्ण के जो सोराई क्षेत्र की कोशिकाएं होती है, उन्हीं द्विगुणित कोशिकाओं से युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है। इसके पश्चात अनेक फर्ण जातियों में एपोस्पोरी को देखा गया, जिसके प्रमुख उदाहरण है। देखो कई फर्नों में एपोस्पोरी की प्रक्रिया को देखा गया। वो प्रमुख फर्ण निम्न प्रकार है: टेरिडियम एक्विलाइनम, ओसमुंडा रिगेलिस, एस्पिलिनियम डाइमफिश, स्कोलोपेंड्रियम वल्गेर
आदि जो फैन है उनमें एपोस्पोरी पाई जाती है। ओसमुंडा जेवेनिका में यह देखा गया कि बीजाणुद्भिद की किसी भी कायिक कोशिका से युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार निर्मित प्रोथेलस या युग्मकोद्भिद रिबन आकृति का या हृदयकार हो सकता है। ओसमुंडा जेवेनिका में क्या होता है, बीजाणुद्भिद पादप की किसी भी कायिक कोशिका से युग्मकोद्भिद बन जाता है और इस प्रकार जो युग्मकोद्भिद पादप या जो प्रोथेलस बनता है वो रिबन की आकृति का या हृदयकार हो सकता है। इस पर क्रियाशील पुंधानियाँ तो विकसित होती है परंतु स्त्रीधानियों का विकास नहीं होता है। बाद में बिना निषेचन के ही इन युग्मकोद्भिद से एपोगेमी द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ओसमुंडा रिगेलिस जो पादप है उसमें उसकी जो बीजाणुद्भिद है, बीजाणुद्भिद की किसी भी कायिक कोशिका से युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस युग्मकोद्भिद पादप पर पुंधानियाँ बनती है लेकिन इस पर स्त्रीधानियों का निर्माण नहीं होता है और बाद में इस युग्मकोद्भिद पादप से बिना निषेचन के ही बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि ओसमुंडा रिगेलिस का जो बीजाणुद्भिद पादप है उसकी किसी भी कायिक कोशिका से द्विगुणित युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है और इस द्विगुणित युग्मकोद्भिद पर पुंधानियाँ तो विकसित होती है परंतु स्त्रीधानियों का विकास नहीं होता है और बाद में इस द्विगुणित युग्मकोद्भिद की किसी कोशिका द्वारा वह पुनः बीजाणुद्भिद का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि एपोस्पोरी के रीजन्स क्या कारण है अपबीजाणुता या अपबीजाणुता या एपोस्पोरी के। तो इसमें पहला कारण है कि कल्चर मीडियम में पोषक तत्वों की उपस्थिति ये तय करती है कि कैलस से युग्मकोद्भिद बनेगा या बीजाणुद्भिद। यदि कल्चर मीडियम में शुगर की कमी होती है तो कल्चर मीडियम में युग्मकोद्भिद बनता है और यदि कल्चर मीडियम में शुगर की अधिकता होती है तो कैलस से बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। तो देखिए कल्चर मीडियम में यदि कल्चर की क्रिया के द्वारा पादप का निर्माण किया जाता है तो उसमें देखिए पोषक तत्वों की उपस्थिति तय करती है कि कैलस से युग्मकोद्भिद बनेगा या बीजाणुद्भिद। यदि कल्चर मीडियम में शुगर की कमी होती है तो कैलस से युग्मकोद्भिद बनता है और यदि कल्चर मीडियम में शुगर की अधिकता होती है तो कैलस से बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। दूसरा इसका कारण देखिए, गिब्बल नामक वैज्ञानिक ने 1902 में पाया कि कल्चर मीडियम में स्पोरोफाइट की परिपक्वता पर गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट का निर्माण निर्भर करता है। कल्चर मीडियम में जो स्पोरोफाइट रखा गया है उसकी परिपक्वता द्वारा ये निर्धारित होता है कि उसे गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद पादप बनेगा या बीजाणुद्भिद पादप बनेगा। गिब्बल ने सिरेप्टोप्टेरिस थैलीट्रोइडिस में यह पाया कि अगर स्पोरोफाइट पर एक या दो पर्ण है तब उससे अपबीजाणु द्वारा युग्मकोद्भिद विकसित होते हैं। क्या पाया कि यदि ऐसा स्पोरोफाइट पादप अपन लें जिसके ऊपर एक या दो पर्ण उपस्थित है तो कल्चर मीडियम में उस स्पोरोफाइट से अपबीजाणु की क्रिया द्वारा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तीसरा इसका कारण है, पॉलीपोडियम ओरियम पर प्रयोग के दौरान ये देखा गया कि अगर इसकी पर्ण को प्रकाश की कमी में कल्चर किया जाए तो वह युग्मकोद्भिद या प्रोथेलस का निर्माण करती है, परंतु इसकी पर्ण को यदि प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो उससे बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति भी निर्धारित करती है कि कल्चर मीडियम में जो कैलस है उसे युग्मकोद्भिद बनेगा या बीजाणुद्भिद। तो यहाँ पे उदाहरण देखा कि पॉलीपोडियम ओरियस जो है उसकी पर्ण को यदि प्रकाश की कमी में कल्चर किया जाए तो उस पर्ण से प्रोथेलस या युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण होता है, परंतु यदि इसी पर्ण को प्रकाश की अधिकता में कल्चर किया जाए तो इस पर्ण से बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण होता है। थैंक यू।